हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। सो गाइस, जैसे कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि हमने फर्स्ट सेकेंड यूनिट कंप्लीट कर ली है एंड आज की क्लास में हम थर्ड यूनिट को कंटिन्यू करेंगे। थर्ड यूनिट हमारे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का डेवलपमेंट कैसे हुआ है, मतलब ये आपको सारी चीज़ की हमें उसके स्कोप क्या हैं, उसका मीनिंग के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, विकास मतलब डेवलपमेंट जो है उसको हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। आप अपनी ज़िंदगी में अपना डेवलपमेंट किस तरीके से करते हैं वो आपके नज़रिए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलपमेंट किस तरीके से होते हैं वो गवर्नमेंट का या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स का नज़रिया है। लेकिन हर चीज़ में डेवलपमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर किसी चीज़ का डेवलपमेंट नहीं हो रहा है तो वो चीज़ वहीं रुक चुकी है, उसको आगे बढ़ाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आज के टाइम पे तो डेवलपमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो या फिर गवर्नमेंट का हो। तो अगर हम नॉर्मली आज के टाइम का डेवलपमेंट को देखें तो बहुत तरीके के आयामों में, बहुत तरीके के डायमेंशंस में उसको डिवाइड किया जाता है एडमिनिस्ट्रेशन के डेवलपमेंट को, लाइक अ पॉलिटिकल डायमेंशंस, इकोलॉजिकल डायमेंशंस, कल्चरल डायमेंशंस एंड एक्सेट्रा। ठीक है, सो ये इस टाइप की चीज़ें हैं। तो अगर हम 20वीं या 21वीं जो शताब्दी है, हमारी सेंचुरी है, उसकी बात करें तो बहुत 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 ही ज़्यादा तौर पे पॉलिटिकल एंड कल्चर डायमेंशन को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा जाता है। क्योंकि आप कुछ भी देखो, मूवीज़ देखो, अपनी आम जिंदगी को रिलेट करके देखो, पॉलिटिक्स एंड कल्चर आपस में रिलेट हैं। दोनों आपस में एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। तो वही वाली चीज़ कि यहाँ पर इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है, स्पेशली पॉलिटिक्स को एंड कल्चर को। तो जी ये वाली चीज़ है। अब हमें पॉलिटिक्स की बात हम करें तो हमें ये देखना है कि पॉवर्टी क्यों बढ़ रही है, किस तरीके से शिक्षा को हमें फैलाना है। जैसे आपको पता है गवर्नमेंट ने छोटे बच्चों के लिए शिक्षा फ्री कर रखी है, छोटे बच्चों को पढ़ाना है, उनसे काम नहीं करवाना है, उनके लिए आर्टिकल्स निकले हुए हैं। ठीक है, हमारा पढ़ने का अधिकार है, उसके लिए आर्टिकल निकले हुए हैं। हमें किस तरीके से डेवलप होना है, क्योंकि हम पढ़े लिखे बगैर डेवलप नहीं हो सकते हैं, ऐसा मानना है सभी का। ऑब्वियसली बात है, अगर आप लोग एजुकेटेड नहीं होंगे तो आप लोगों को अच्छे बुरे के बारे में नहीं पता लगेगा, आप लोगों को ये नहीं पता लग पाएगा कि क्या एक्चुअली में आपके राइट्स हैं क्या नहीं। अगर मैं आमतौर पे आज के टाइम की बात करूं तो आपके एरिया में, आपके मोहल्ले में या आप जहाँ भी रहते हो वहाँ पर किसी से भी कंज्यूमर राइट्स पूछ लो, किसी को कुछ नहीं पता होता, कुछ भी नहीं पता होता। इनफैक्ट कोई भी जैसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आम जनता को पता ही नहीं होती हैं। तो वो उसमें किसका कसूर है? उसमें स्टडी का, पढ़ाई नहीं करी है इस चीज़ का। अब आप लोग पढ़े हैं, आप लोग अपने घर वालों को अवेयर कर सकते हैं, खुद अवेयर हो गए हैं, अपने फ्रेंड्स को अच्छी बुरी सलाह, बुरी नहीं, बुरी मत देना, गलत बात, अच्छी सलाह दे सकते हैं। तो मतलब बुरे के बारे में बता सकते हैं। तो ये चीज़ अब डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें होती हैं। बात आती है कल्चर डेवलपमेंट की, तो वो तो हम आगे अभी पढ़ेंगे तो वो हमें समझ आ जाएगा कि कल्चर डेवलपमेंट क्या है। अब आते हैं डेवलपमेंट की विशेषताओं पर, मतलब उसके फीचर्स पर। देखो, सबसे जो पहला हमारा डायमेंशन वो है फीचर है, वो है डायनामिक कॉन्सेप्ट, गतिशील अवधारणा। देखो, विकास जो है ना, डेवलपमेंट जो है ना, एक रुकी हुई चीज़ है। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन में डेवलपमेंट एक रुकी हुई चीज़ मानी जाती है, क्योंकि वो चीज़ जो है वो नॉर्मली अपनी जगह पर ही है, उसको हम एडमिनिस्ट्रेशन से ना इधर कर सकते हैं ना उधर कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को उसका मीनिंग समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम बात करें 1960 के टाइम की, तो डेवलपमेंट का मीनिंग था हमारे कृषि से रिलेटेड डेवलपमेंट, या फिर उसके अलावा किसी भी ऐसी चीज़ जो आमतौर पर जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, ये बेसिक नीड्स होती हैं, तो इन चीज़ का डेवलपमेंट। लेकिन आफ्टर 1960, 20th सेंचुरी, 21st सेंचुरी, एक आत्मनिर्भर वाली चीज़ को सामने रखा गया कि आत्मनिर्भरता ही डेवलपमेंट है। अगर आप खुद पर ही डिपेंड होंगे तो वो सारी चीज़ ज़्यादा बेटर है। ठीक है, सो वो वाली चीज़ देखी जाती है डायनामिक कॉन्सेप्ट के अंदर। इसके अलावा दूसरा है हमारा
कॉन्टिन्यूस और अनएंडिंग प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस एंड अनएंडिंग प्रोसेस के अंदर कि एक चीज़ को कंटिन्यू चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो और उसका एंड भी नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट एक ही टाइम पर अपने पर्पस को, अपनी चीज़ों को प्रोसेस में रख सकता है। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जांपल, मेरा जो है डेवलपमेंट इस तरीके से हुआ, मैंने ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन बच्चे चूज़ करे पढ़ाने के लिए, बिकॉज ऑफ ऑनलाइन बच्चा ज़्यादा था। ठीक है, 1000+ बच्चे थे, लेकिन वो 100+ बच्चे थे। तो 1000+ बच्चों से अब डेवलपमेंट क्या हो पाया? डेवलपमेंट ये हो पाया कि बच्चों के अंदर पढ़ने की जिज्ञासा भी बढ़ी, बच्चों को समझ भी आने लगा, क्योंकि अब पेपर ऑफलाइन है तो आप लोगों को पढ़ना भी ज़रूरी है। बच्चों को ये चीज़ें भी फाइनल हो गई हैं कि यस, एक्चुअली में हमारा जो है एक स्टडी है, एक चीज़ है जो हमें करनी ही करनी है। तो ये एक अनएंडिंग प्रोसेस है, ये मैं आपको पढ़ाती रहूँगी, आप पढ़ते रहोगे, आपकी जूनियर्स आते रहेंगे, वो पढ़ते रहेंगे। तो ये वाली चीज़ है कि एक अनएंडिंग प्रोसेस एंड कंटिन्यूस प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेशन में भी होता है। वो कोई एक ऐसी चीज़ को रख देते हैं, एक ऐसी चीज़, जस्ट लाइक एग्जाम्पल अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ, एडमिनिस्ट्रेशन में लैपटॉप्स, कंप्यूटर सब होते हैं। तो अगर वो एक अनएंडिंग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस है कि उसकी एंडिंग हो ही नहीं सकती है, वो एक वक्त ख़राब होगा तो फ़ौरन दूसरा आ जाएगा, फ़ौरन मिनटों में दूसरा आएगा, टाइम नहीं लगाएंगे, क्योंकि उससे ही ज़्यादातर काम हो रहे हैं, उससे ही मैक्सिमम काम हो रहे हैं। तो ये वाली चीज़ है कि एडमिनिस्ट्रेशन में ये वाली चीज़ रखी जाती है। नेक्स्ट है बहुआयामी प्रक्रिया, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस। देखो, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस के अंदर हमारा इकोनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चर और बहुत सारे तरीक़ों के डायमेंशंस आते हैं। तो इसका जो डेवलपमेंट है, उसका जो पर्पस होता है, उसका जो गोल होता है, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी को सोशल से, सोशल को पॉलिटिक्स से, पॉलिटिक्स को कल्चर से आपस में जोड़ के रखने का होता है। तो मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस के अंदर ये चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद आती हैं जटिल विषय वस्तु, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर्स। कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर्स के अंदर ये चीज़ है कि देखो, विकास एक जब बहुआयामी प्रक्रिया है, मल्टी डायमेंशनल प्रोसेस है, तो इसके अंदर सभी चीज़ों को प्रायोरिटी दी जाती है। ठीक है, तो सभी टॉपिक्स को इसमें प्रायोरिटी दी जाती है। ऐसा इस वजह से होता है कि डेवलपमेंट का जो अलग अलग पहलू होते हैं वो आपस में रिलेट करना बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक एग्जांपल कि मैं मेरी टीम से जुड़ी, मेरी टीम आप लोगों से जुड़ी, मैं आप लोगों से जुड़ी, आप लोग अपने जूनियर से जुड़े, वो जूनियर और जूनियर से जुड़े। तो ये एक हमारा जटिल विषय वस्तु बन गया है, कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट मैटर बन गया है। ठीक है, ये वाली चीज़ है। आगे बढ़ते हैं, विकास और परिवर्तन, डेवलपमेंट एंड चेंजेस। अब मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपकी लाइफ में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो किसी की भी लाइफ हो। डेवलपमेंट एंड चेंजेस दोनों बहुत ज़्यादा। अब डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब आप चेंज कर पाओगे। आप लोग अपनी किसी भी चीज़ में, अगर स्टडी का मान लो आप शेड्यूल बनाते हो, और बनाने के बाद आप लोग उसके अंदर उसको जब तक अप्लाई नहीं करोगे, या फिर आपको ये लगता है कि नहीं यार, मेरा 1 से 2 जो है ना वो खाने का टाइम है, ना कि मेरे पढ़ने का टाइम बन पा रहा है, तो आपने उसको चेंज किया और फिर उसमें डेवलपमेंट हो पाया, आपका खाने का टाइम भी निकल गया, पढ़ाई का टाइम भी निकल गया। तो ये वाली चीज़ है। तो अगर हम अभी की चीज़ देखें तो इस टाइम की सिचुएशन में बदलाव या हलचल जो होती है वो परिवर्तन कहलाती हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके, अच्छा, परिवर्तन 2 तरीके के होते हैं, नकारात्मक, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो चेंजेस नेगेटिव हों या पॉजिटिव हों, एडमिनिस्ट्रेशन में करने कभी कभी बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, क्योंकि इसको ना करने से जितनी कमियां और जितनी चीज़ें सहनी पड़ती हैं या महसूस करनी पड़ती हैं, वो चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ता है। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं, विकास और विकास, डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट, या फिर हम वृद्धि भी लिख सकते हैं, ग्रोथ भी लिख सकते हैं इसकी जगह। डेवलपमेंट एंड ग्रोथ कर लेना आप, ठीक है। विकास और वृद्धि, विकास एंड विकास। तो वृद्धि का मतलब ये ग्रोथ। अब आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़, कुछ भी हो, ग्रोथ तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे कुछ भी कर लो। तो ग्रोथ जब तक नहीं हो पाएगी तब तक तो डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा ना। तो किसी भी चीज़ में ग्रोथ करना, किसी भी चीज़ को बढ़ाना, किसी भी चीज़ को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि अगर उसके अंदर ग्रोथ नहीं होगी तो फिर किसी भी चीज़ की ग्रोथ को इम्पोर्टेंस नहीं दी जाएगी। विकास और आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। भाई मॉडर्नाइजेशन तो आप जानते
जानते ही हो कितना ज़्यादा हो चुका है इस ज़माने में। आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक कितने तरीके से हर तरीके की चीज़ मॉडर्न हो चुकी है। कितनी चीज़ें हमारे, अगर हम ग्लोबलाइजेशन के तौर पे देखें तो बाहर से हमारी जो वेस्टर्नाइजेशन हमने अपनाया है, सब कुछ किया है, वो सारी चीज़ों को कितनी प्रायोरिटी दी जाती है। सब लोग इंडिया में होकर भी अपनी मातृभाषा बाद में, लेकिन इंग्लिश पहले बोलते हैं क्योंकि इम्प्रेशन अच्छा पड़ता है। ठीक है, मातृभाषा इंग्लिश तो नहीं है ना आपकी। हाँ, अगर आपके फादर ने वाइफ अपनी कहीं बाहर से लेकर आए हैं तो कह सकते हैं आपकी मातृभाषा इंग्लिश होगी, लेकिन उसकी भी हिंदी हो जाती है। जब वो यहाँ पर आकर लड़की रहती है तो वो भी हिंदी ही बोलने लगती है। मैंने जितना देखा है, जितने ऐसे लोग देखे हैं जो बाहर से शादी होकर आए हैं आउट ऑफ इंडिया, वो भी हिंदी बोलने लगते हैं। तो अब ये वाली चीज़ आप देख सकते हो कि मॉडर्नाइजेशन कितना ज़्यादा हो चुका है डेवलपमेंट की वजह से, कितनी ज़्यादा चीज़ें मॉडर्न हो चुकी हैं, कितनी ज़्यादा चीज़ें अलग हो चुकी हैं। 90s ज़माने से लेके अब तक तो बहुत ही ज़्यादा चेंजेस देखने को सामने आते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे आयाम या विकास के पहलू या संदर्भ। ठीक है, डायमेंशंस। अब डायमेंशंस को हम डीपली और अच्छे से पढ़ेंगे। देखो, सबसे पहला है हमारा राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डायमेंशन। पॉलिटिकल डायमेंशन के अंदर बेसिकली अगर हम बात करें तो एक ही चीज़ समझ में आती है, राजनीतिक विकास कि पॉलिटिशियंस हैं, ये हैं, वो हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें। तो अगर हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाएं, उस टाइम पर अफ्रीका में, लैटिन अमेरिका के कुछ महाद्वीपों में उपनिवेशवाद था। ठीक है, ये वो होता है, वो ये खैर ये तो आप लोगों को पता ही है उपनिवेशवाद क्या होता है। फिर भी एक नॉर्मली एक आपको बताती हूँ मैं कि उपनिवेशवाद बेसिकली ये होता है कि एक तरीके से आप तानाशाह समझ सकते हो। ठीक है, मतलब नॉर्मली समझाने के लिए बोल रही हूँ, ये नहीं कि आप पेपर में तानाशाही लिख कर आओ। उपनिवेशवाद को गूगल पे सर्च करना अगर नहीं पता आपको तो अब ये वाली चीज़ कि अब जब उपनिवेशवाद हो गया तो आर्थिक शोषण भी होने लगा, इकोनॉमिकल क्रिटिसाइजेस होने लगे, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो हमारे नए नए स्वतंत्र राष्ट्र हुए थे उस टाइम पर, उन सभी के अंदर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। उसके बाद जब इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, और वो क्यों ज़रूरी हो गया था, सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर बहुत ख़राब हो गया था। सब ने अपना अपना देखना शुरू कर दिया था। वैसे भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सब अपना ही चल रहा था, ऐसा कोई था नहीं। जो हमारे कार्य थे, जो हमारे फंक्शंस थे, वो भी देखने में नहीं आ रहे थे सामने, कोई भी काम नहीं कर रहा था जनता के लिए या जैसे भी। उसके अलावा इन्वायरमेंट हमारा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। ठीक है, आगे आते हैं आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली आप लोगों को पॉलिटिक्स से इसको रिलेट करो कि ये दोनों पॉइंट को आपस में रिलेट करके ही लिखना। ऐसा नहीं है कि पॉलिटिक्स में इकोनॉमिकल आ रहा है तो आप उसको साथ लिखोगे, लिखना अलग अलग ही, लेकिन आएंगे दोनों बात, दोनों के अंदर एक ही चीज़। उसके बाद है हमारा सामाजिक सांस्कृतिक विकास। सामाजिक सांस्कृतिक विकास आपस में इसी चीज़ से रिलेट होगा। क्यों होगा, क्योंकि हमारा जब सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो सामाजिक डेवलपमेंट भी होना मुश्किल हो गया था। जस्ट लाइक एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो हिरोशिमा नागासाकी पे जब बॉम्ब फेंका गया था, उसके बाद आज तक वहाँ पर उस बॉम्ब के असर देखे जाते हैं। ठीक है, जो जनरेशन्स पैदा हो रही हैं उसके अंदर उस बॉम्ब के असर देखे जाते हैं। किसी के हाथ ख़राब है, किसी की आंखें ख़राब होती हैं, किसी का कुछ है, किसी का कुछ है। तो वो वाली चीज़ कि अब भाई यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ देखने की है कि जो उस टाइम पे ये सब कुछ हुआ था, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए इस चीज़ को यहाँ पर देखा जाता है कि भाई नॉर्मली सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किस तरीके से हो पाएगा जब ये सारी चीज़ें इतना ख़राब हो चुकी थी। समाज पर इतना ज़्यादा असर पॉलिटिक्स से इको पर पड़ा, इको से फिर समाज और कल्चर पे पड़ा, तो ये सारी चीज़ें आपस में रिलेट होंगी। देन उसके बाद विकास के दृष्टिकोण में आपको ये तीनों दृष्टिकोण के साथ इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव, इन्वायरमेंटल दृष्टिकोण को, पर्यावरण दृष्टिकोण को मिलाकर लिखना है। ठीक है, इसको मिलाकर ही लिखिएगा। इसके अंदर आपको नॉर्मली बताना है कि इन्वायरमेंट किस तरीके से बना, किस तरीके से क्या चीज़ें हो पाई हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको बतानी है। उसके बाद है विकास प्रशासन के स्कोप। सबसे पहला नेशन बिल्डिंग एंड सोशल अलायंस। देखो जी, इसके अंदर क्या बात बताई गई है आपको, इसके अंदर एक नॉर्मली ये बात रखी गई है कि
अब जो उपनिवेशवाद फैल चुका था, उपनिवेशवाद हो चुका था, उसमें लोगों ने साम्राज्यवादी सत्ता को चुनौती दे दी थी। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ये है वो है, या फिर लोगों को एक्चुअली में जो हकीकत थी वो तो पता ही थी। तो लोगों ने उसको रोकने के लिए साम्राज्यवादी जो हमारी पावर्स थी उसको चुनौतियाँ दी। उसके बाद क्या हुआ, हमारा इसके अंदर सबसे बड़ी चीज़ फूट डालो शासन करो की नीति बनी। अब फूट डालो शासन करो की नीति में तो भाई अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा कामयाब भी रहे थे। कितने ज़्यादा आप देखते हैं सांप्रदायिक दंगे हुए थे 1947 से पहले, तो वो फूट डालो शासन करो की नीति की वजह से ही हुए थे। इन लोगों ने ही किया था, ठीक है। ये तो आपने खैर अपनी 11th भी नहीं तो 10th 9th में पढ़ रखा है। अब ये मत बोलना मैम हम बीकॉम स्ट्रीम के थे, इसके थे। बेटा आपने 8 9 10th में ये सब कुछ पढ़ रखा है कि किस तरीके से वो लोग क्या करते थे कि मंदिरों के आगे ऐसा कुछ कर देते थे, मस्जिद के आगे ऐसा कुछ कर देते थे जिससे लड़ाई झगड़े होते थे। तो फूट डालो शासन करो की नीति को बढ़ावा मिलता था, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे अंग्रेज़ों वाली बात मैंने आपको बता दी है कि धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, रंग भेद के आधार पे लड़ाई झगड़े करवाते थे। तो अब ये कि इसके अंदर राष्ट्र निर्माण और सामाजिक गठबंधन के अंदर ये वाली चीज़ है कि जो हमारे अलग अलग नव स्वतंत्र या विकासशील देश थे ना, उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इन सभी चीज़ों को बहुत ध्यान से देखा। उन्होंने कहा कि यार अब ये लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, सब कुछ है, तो हम लोग ऐसा कुछ रखेंगे ही नहीं, ठीक है। अब विकासशील देशों में तो इंडिया भी आता है और इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। तो इंडिया एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बना ही इसलिए क्योंकि यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी सब मिलकर रहते हैं, सब मिलकर। कोई एक पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स रहते हैं, हिंदू रहते हैं या फिर क्रिश्चियंस रहते हैं। तो ये वाली चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट है डेवलपमेंट प्लानिंग, विकास योजना। विकास योजना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लानिंग के लिए आप लोगों को डेवलपमेंट के लिए आपको प्लानिंग करनी ज़रूरी है। जस्ट लाइक एग्जांपल मैंने आपको बताया कि भाई आप लोग अपना अगर शेड्यूल बनाते हो तो आप लोगों को अपने शेड्यूल में ये चीज़ सबसे पहली प्रायोरिटी पे रखनी है कि उस बीच में थोड़ा सा ब्रेक भी चाहिए, पढ़ाई भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, ओके। डेवलपमेंट कोर्स, विकास पाठ्यक्रम। विकास पाठ्यक्रम बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। विकास पाठ्यक्रम क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि हमें अपना एक तरीके से नॉर्मली डेवलपमेंट कैसे करना है, क्यों करना है, किसके लिए करना है, वो जानना ज़रूरी है। संस्था निर्माण, डेवलपमेंट के लिए संस्थाओं का बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इंस्टीट्यूट्स का, ठीक है। अगर आप देखते हैं अगर कोई आपस में दो देशों में लड़ाई होती है, कुछ होती है, तो उसमें आप ये वाली चीज़ देखते हैं कि भाई सामने झगड़ा सुलझाने के लिए कोई और देश तो आ नहीं सकता, क्योंकि हो सकता है कोई और देश आए तो वो दोनों पार्टी में से किसी एक का दुश्मन हो, ठीक है। तो इसके लिए इंटरनेशनल कोर्ट जो है वो हमारा फैसला करती है। तो इंस्टीट्यूट्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। स्टडी ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण का अध्ययन यहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्यावरण का अध्ययन, इन्वायरमेंट जब तक हम नहीं जानेंगे कैसा है, क्या नहीं है, तब तक हमें भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता लग पाएगा। ओके स्टूडेंट, सो आप लोगों की जो यूनिट है वो यहाँ पे फिनिश हो चुकी है। होप सो कि आप लोगों के पास कोई भी डाउट नहीं हो। इन केस कोई भी डाउट हो या कोई भी सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।